नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुमन। प्लैनेट हिस्ट्री पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम क्लास 12 की चैप्टर 3 को पढ़ रहे थे, पार्ट 2 आज हम देखेंगे। किंगशिप, कास्ट एंड क्लास चैप्टर का नाम है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट में हम इसका इंट्रोडक्शन और कुछ और स्लाइड्स देख चुके हैं। सेकेंड पार्ट शुरू करते हैं, रूल्स ऑफ मैरिज। पहले हमने फैमिली देखा था फर्स्ट पार्ट में, अब इसमें मैरिज और मदर की इम्पोर्टेंस क्या थी ये चीज़ें रखेंगे। तो धर्मसूत्र में 8 फॉर्म्स लिखी है मैरिज की, किस किस तरीके से विवाह किया जा सकता है। आउट ऑफ दीज 4 मैरिजेस जो हैं वो तो अच्छी मानी गई है और बाकी 4 को बिसरा गया है, मतलब इतना अच्छा नहीं माना गया है। The remaining marriages were condemned because they don't follow Brahmanic norms. Women जो थी वो अपने पैरेंटल जो प्रॉपर्टी है उसको कहीं भी शेयर नहीं कर सकती थी। पुत्र को मिलती थी एक्सोगेमी और बाकी 4 टाइप्स। ये जो 8 फॉर्म्स है इसमें कंफ्यूज नहीं होना। 8 फॉर्म्स हैं और ये जो फॉर्म्स हैं इसमें भी किस तरीके से हुई गई है उस हिसाब से उनको और 4 तरीकों का नाम दिया गया है, ठीक है। जैसे कि एक्सोगेमी, अब ये 8 फॉर्म से कोई भी फॉर्म हुई है, शादी हुई है, किसी भी तरीके से हुई है, अगर वो कास्ट के आउटसाइड हुई है तो उसको एक्सोगेमी बोलेंगे, और अगर विद इन कास्ट हुई है तो उसको एंडोगेमी बोलेंगे, ऐसे, ठीक है। कंसिडर डिजायरेबल मैरिंग आउटसाइड, अपनी कास्ट के अंदर, जैसे अभी भी होता है कास्ट में सेम जो जिनका सरनेम होता है उनमें शादियां नहीं होती है, हिंदू में माना जाता है, भाई बहन माने जाते हैं, या फिर अगर माँ के साथ उसका सरनेम मिलता है तो वो मामा माना जाता है। ऐसे दादी के साथ भी कहीं कहीं होता है कि दादी के साथ, माँ के साथ, और जो खुद का सरनेम है, ये तीनों सरनेम नहीं होने चाहिए, ऐसा कि खुद की कास्ट में शादी नहीं होती है। कन्यादान और द गिफ्ट ऑफ अ डॉटर, भी कन्यादान पिता की बहुत ही रिलीजियस ड्यूटी मानी जाती है, थी और आज भी मानी जाती है। तो ये जो टाइप्स है, 8 टाइप्स में से ये 8 मैरिजेस किस तरीके से हुई हैं उस आधार पर इनको 4 उसमें भी बांटा गया है टाइप्स में कि कैसा हुआ है। एंडोगेमी, अगर वो शादी कहाँ हुई है, ग्रुप के अंदर ही, तो क्या बोलेंगे, मतलब अगर विद इन जो तुम्हारा कास्ट है उसमें हुई है तो उसको एंडोगेमी बोलेंगे। एक्सोगेमी अगर कास्ट से बाहर हुई है, कास्ट मतलब वो वाले कास्ट नहीं कि जैसे हम फिलहाल बोलते हैं कि ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण की का विवाह ब्राह्मण से ही हो सकता है, लेकिन जस्ट उसका जो वंश है ना वो अलग, गोत्र अलग होना चाहिए, ठीक है, वो वाला एक्सोगेमी। तो फिलहाल तो कास्ट से बाहर अभी गलत माना जाता है, कास्ट यानी कि ब्राह्मण और ब्राह्मण ये वाली कैटेगरी से बाहर, कास्ट से बाहर बोल देते हैं ऐसा। पॉलीगैनी रेफर टू द मैरिज इन विच मैन हैज सेवरल वाइफ्स, और अगर उस किसी एक इंसान ने काफी सारी औरतों से विवाह किया है, उसकी ज्यादा पत्नियां हैं, तो उसको पॉलीगैमी बोलेंगे। और अगर स्त्री के काफी पति हैं तो उसको पॉलिएंड्री बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो 8 फॉर्म्स है मैरिज की, ये आपकी एनसीईआरटी में दी गई है, और वैसे नाम ये है 8 फॉर्म्स मैरिज के। अप्रूव्ड और उनको भी अनअप्रूव्ड और अप्रूव्ड में माना गया है कि 4 जो फॉर्म है उनको अच्छा माना गया, बाकी 4 को इतना अच्छा नहीं माना है। अब जो पहली 4 है, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, अर्श विवाह, प्रजापत्य विवाह, और बाकी 4 असुर विवाह, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह, ठीक है। इनमें से किसी 4 को डिस्क्राइब किया है एनसीईआरटी ने, 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिज, जिसके आधार पर ये डिसाइड करना है आपको कि इसमें किसकी मर्जी होती है, ब्राइड की, ब्राइडग्रूम, फादर ऑफ द ब्राइड, फादर ऑफ द ब्राइडग्रूम, एनी अदर पर्सन। कौन डिसाइड करता है कि शादी हम इन दोनों को करनी चाहिए, अलग अलग में अलग अलग लोग डिसाइड करते हैं। हेयर आर द फर्स्ट, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स फॉर्म ऑफ मैरिज फ्रॉम द मनुस्मृति। पहली में जो है ये है ब्रह्म विवाह। इसमें क्या होता है, गिफ्ट ऑफ अ डॉटर आफ्टर ड्रेसिंग हर इन कॉस्टली क्लोथ्स एंड ऑनरिंग हर विद प्रेजेंस ऑफ ज्वेल्स टू अ मैन लर्न इन वेदा whom the father himself invites। इसमें जो पिता है वो अपनी पुत्री का विवाह किसी ब्राह्मण से या फिर किसी ऋषि से करता है, ठीक है। फोर्थ जो है
सॉरी कहाँ गया, फोर्थ है प्रजापत्य विवाह। इसमें ऐसा जरूरी नहीं है कि वो कोई ब्राह्मण हो या वेद का ही ज्ञाता हो, जो उसके लिए बराबर है, उसके योग्य है, उससे करता है। गिफ्ट ऑफ अ डॉटर बाय द फादर आफ्टर ही हैज एड्रेस्ड द कपल विद द टेक्स्ट, मे बोथ ऑफ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज टुगेदर एंड हैज शोन ऑनर टू द ब्राइडग्रूम। फिफ्थ जो है, फिफ्थ कौन सा है, असुर विवाह। When the bridegroom receives a maiden after having given as much wealth as he can afford to the kinsman and to the bride herself according to his own will। अब इसमें जो है असुर में ये ब्राइडल परचेज का ही एक तरीका होता है कि जहां पर जो पुत्री का विवाह पिता ऐसे इंसान से करता है जिसका जो हम दहेज जिसे बोलते हैं यानी कि प्राइज लेता है, वो पिता नहीं देता है। वो जो पुत्र है, क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब पिता जो है वो पुत्री के साथ गिफ्ट्स नहीं भेजता है, सिर्फ पुत्री भेजता है और उसके बदले परचेज होता है कि उनसे लिया जाता है दहेज, ऐसा उल्टा होता है, परचेज तरीका होता है ये। और है सिक्स्थ, कौन सा है, गंधर्व विवाह। ये लाइक लव मैरिज, जिसमें सिर्फ जो लड़का और लड़की है वो ही एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी कर लेते हैं, अग्नि को या फिर देवताओं को, मदर नेचर को, किसी को भी साक्षी मानते हुए। इसमें अपने माता पिता की मंजूरी ज्यादा खास नहीं होती, ठीक है। तो इसमें अलग अलग बोला गया कि भाई किसकी मर्जी होती है इसकी, इन सभी अलग अलग फॉर्म्स जो हैं, 8 फॉर्म्स, इसमें किसमें किसकी मर्जी होती है कि इन दोनों का विवाह होना चाहिए, पुत्र की, पुत्री की, या फिर उनके माता पिता की, ठीक है। धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र, these are codes of social behavior meant to be followed by Brahmanis in particular in society in general। अब ये जो धर्मसूत्र धर्मशास्त्र जो लिखे गए हैं, इसमें सोसाइटी में कैसे हमें बिहेव करना है, कुछ इथिकल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, इंसान को खुद कैसा होना चाहिए और बाकी समाज के प्रति उसका क्या कर्तव्य है, क्या दायित्व है, वो सब उन्हें कैसे निभाना चाहिए, ये सारी चीजें हैं। दे आर रिटन इन संस्कृत। अब ये संस्कृत में लिखे गए हैं और कब लिखे गए थे कि जब महाजनपदों का उदय हुआ और उसके बाद फॉरेन जो इन्विजन्स हुए काफी सारे, उसके साथ साथ आइडियाज भी शेयर हुए। जैसे अलेक्जेंडर आया था, उसके बाद से फिर बाद में फॉरेन इन्वेजन्स और भी होते आए थे, नहीं हुए तो उनका मिलना जुलना भी रहा। और मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन होने के बाद इंडो ग्रीक इन्वेजन्स के भी काफी सारे हुए। तो इनकी वजह से ब्राह्मणों को लगा कि भाई आइडियाज तो शेयर हो रहे हैं, लेकिन अपनी खुद की जो वैल्यूज है वो डिग्रेड होती जा रही है, लोग भूलते जा रहे हैं। इसलिए कुछ कोड्स को धर्मशास्त्र में उन्होंने लिख दिया कि ये सोसाइटी में फॉलो होना बहुत जरूरी है। जो पहले बिलीव्स थे, काफी लोग उनको क्वेश्चन करने लगे कि थे कि ऐसा होना क्यों जरूरी है, इसलिए भी ऐसा किया गया। इट वॉज टू मीट दिस चैलेंज दैट धर्मसूत्र एंड धर्मशास्त्र वर कंपाइल्ड। कब किए गए थे, 500 BCE के बाद से ही। इसमें से सबसे बड़ा जो सोर्स है वो है मनुस्मृति, जो 200 BCE से 200 CE में कंपाइल किया गया था, कंपोज किया गया था। फीचर्स ऑफ गोत्र, नेक्स्ट आता है कि ये गोत्र होता क्या है। अब काफी सारे जो अभी भी ब्राह्मण हैं उनमें ये बहुत ज्यादा होता है कि वो जानते हैं कि हमारा गोत्र क्या है, यानी कि गोत्र उस चीज को बोला जाता है कि हमारा सरनेम तो अलग है, जैसे किसी का शर्मा हो सकता है, किसी का गुप्ता हो सकता है, लेकिन एक गोत्र भी होता है और वो उस नाम पर होता है कि उनका जो पूर्वज है, बहुत ही पूर्वज, वो किसी एक ऋषि से अपनी लिनेज को डिस्क्राइब करते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे उनमें से कोई एक ऋषि कौन था। जैसे गौतम हो सकते हैं, वशिष्ठ हो सकते हैं, तो उस ऋषि से उनकी आगे परंपरा कहाँ चलती आई थी, उसे गोत्र कहा जाता है, ठीक है। किसी एक वैदिक सिर, जो वैदिक ऋषि रहा था, उनके नाम पर उनकी गोत्र को डिफाइन किया जाता है। अब इस गोत्र का सिस्टम है वो वुमेन पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट डालता है कि वुमेन जो है वो सेम गोत्र में विवाह नहीं कर सकते हैं, आदमी और औरत, उनका गोत्र दोनों का अलग होना जरूरी है। और दूसरा, शादी होने के बाद औरत को अपने पिता का जो गोत्र है वो छोड़ना होता है और पति का गोत्र अपनाना होता है, ठीक।
ये इसमें एक एग्जेम्पशन है, वुमेन मैरिड टू सातवाहना रूलर्स। सातवाहना जो रूलर्स थे उन्होंने इन ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को थोड़ा सा साइड में करके ये किया कि जो सेम गोत्र में है उनमें विवाह किया था काफी सारे, और दूसरा इनके जो रूलर्स थे उन्होंने अपने पिता के गोत्र की बजाय अपनी माता का गोत्र अपने साथ लगाना शुरू किया, जैसे कि गौतमी पुत्र या वशिष्ठी पुत्र। ठीक है, दे रिटेन दीज नेम्स इंस्टेड ऑफ अडॉप्टिंग नेम्स डिराइव्ड फ्रॉम देयर हस्बैंड्स गोत्र एज इंस्ट्रक्टेड बाय द ब्राह्मणिकल नॉर्म्स। मतलब जो सातवाहना की जो रानियां थी उन्होंने अपने पिता का जो गोत्र था उसी को रखा, अपने पति के गोत्र को नहीं अपनाया। और अपना गोत्र रखने के साथ साथ उनके बाद फिर जो उनके जो पुत्र हुए उन्होंने भी अपनी जो माँ का गोत्र है वही अपने नाम के साथ लगाया, अपने पिता के गोत्र की बजाय। सम ऑफ वुमेन मैरिड टू सातवाहना रूलर्स बिलोंग टू द सेम गोत्र, और उसी गोत्र की काफी सारी सातवाहना रूलर्स की रानियां थी, क्वीन थी। As is obvious, this trend counter to the ideal of exogamy recommended in the Brahmanical text। अब मनुस्मृति में जो बताया है कि सेम गोत्र में विवाह नहीं होना है, और उसके बाद औरत को भी अपना पति का जो गोत्र है वो अपना लेना है, और उनके जो बच्चे हैं वो भी अपने पिता का अपनाएंगे, ये सारी की सारी इसकी ऑपोजिट हो रही हैं। इनफैक्ट एक सच मैरिजेस अमंग किनफॉक इन शॉर्ट अ क्लोज नेट कम्युनिटी, वो इसके लिए भी शायद इन्होंने किया है कि उनकी जो कम्युनिटी में है उनमें बहुत ही अच्छा कनेक्शन बन जाए, क्लोज नेट हो जाए उनका। इंस्क्रिप्शनल एविडेंस रिगार्डिंग द इनहेरिटेंस ऑफ गोत्र अमंग सातवाहनास। अब इनकी एविडेंसेस क्या है, प्रूफ क्या है कि सातवाहना रूलर्स ने ऐसा किया था। मैट्रोनमिक्स इन्होंने फॉलो किया, यानी कि माँ के नाम के साथ अगर वो ट्रेस करते हैं अपने पूर्वजों को, उसको मैट्रोनमिक्स मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था, वो इन्होंने किया था। बट देयर सक्सेशन टू द थ्रोन वाज जनरली पैट्रिलिनियर। लेकिन थ्रोन पर कौन बैठेगा, ये पुत्र बैठेगा, ये सिर्फ पुत्री नहीं बैठेगी, ये पेट्रोलिनियर चल रहा था। ठीक है, सेवरल इंस्क्रिप्शंस ऑफ द सातवाहना रूलर्स मेंशन द नेम ऑफ देयर मदर्स रादर देन फादर्स। अब जो सातवाहना रूलर्स जो अपनी माँ का नाम लगाते थे फादर की बजाय, ऐसी इंस्क्रिप्शंस मिली है, जैसे कि गौतमी पुत्र सतकर्णी सन ऑफ गौतम, ये सातवाहना के सबसे फेमस रूलर थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। ठीक है, अब ये गौतमी इनकी माँ का नाम था जी, और इन्होंने अपना नाम अपने गोत्र के साथ रखा हुआ था। नेम ऑफ सातवाहना किंग्स, और ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है, इनको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप देख सकते हैं, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, वशिष्ठी पुत्र श्री पुलुमई, ऐसे काफी के सारे हैं ये। अब ये मेट्रोनमिक्स उपनिषद में भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ ही एक ही एविडेंस है, उपनिषद में भी ऐसे काफी सारे इंफॉर्मेशन मिलती हैं और एविडेंस मिलते हैं कि जहाँ पर मेट्रोनमिक्स कुछ सोसाइटी कुछ लोग फॉलो करते थे, जिसमें एक टीचर एक स्टूडेंट है, जबाल पुत्र है, अपनी माँ का नाम, उनकी माँ का नाम जबाल था, तो उन्होंने अपना नाम जवाला रखा था। ऐसा एक कहानी है बृहदारण्यक उपनिषद में। देखिए, अ सातवाहना रूलर एंड हिज वाइफ, ये एक स्कल्पचर है 2nd सेंचुरी BCE का। दिस इज वन ऑफ द रेयर स्कल्पचर डिपिक्शंस ऑफ अ रूलर फ्रॉम द वॉल ऑफ अ केव डोनेटेड टू बुद्धिस्ट मॉन्क्स। मदर्स एडवाइस, अभी मदर्स को कितना इम्पोर्टेंस दिया जाता था ये इससे पहले देखा हमने एग्जाम्पल में, और साथ ही एक और है जो कहाँ से उठाया गया है, महाभारत से। महाभारत डिस्क्राइब्स हाउ व्हेन वॉर between the Kauravas and Pandavas became almost inevitable, Gandhari made one last appeal to her eldest son Duryodhan। अब दुर्योधन कौन था, कौरवों का सबसे ज्येष्ठ पुत्र था, उसकी माँ थी गांधारी जो आंखों पर पट्टी बांध के रखती थी। उन्होंने जब कौरवों और पांडवों का महाभारत का युद्ध ऐसा हो गया कि अब टल ही नहीं सकता है, तब गांधारी ने अपने पुत्र को आखिरी बार समझाने की कोशिश की थी। क्या बोला था, बाय मेकिंग पीस यू ऑनर योर फादर एंड मी। शांति का प्रस्ताव अगर तुम स्वीकार करते हो तो तुम मुझे और मेरे पिता को सम्मान दोगे, हमारा नाम ऊंचा करोगे, एज वेल एज योर वेल विशर्स, और अपने वेल विशर्स जो है जो तुमको इस चीज की सलाह दे रहे हैं कि युद्ध ना करो, उनका भी मान रखोगे।
It is the wise man in control of his senses who guards his kingdoms. अच्छे इंसान जो हैं वो ही अपने senses को control कर सकते हैं और अपने kingdom को भी. Greed and anger drag a man away from his profits. लालच और गुस्सा इंसान को अपने profits से दूर ले जाता है. By defeating these two enemies, a king conquered the earth. और इन दो एनिमीज को डिफीट करके हरा के कौन सी ग्रीड और एंगर ही इनको हराकर ही राजा भू का स्वामी बनता है. यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माई सन अलॉन्ग विद द वाइज एंड हीरोइक पांडवस. तुम भी इस भूमि का उपयोग करोगे, यहाँ के राजा बन जाओगे अगर तुम उनके साथ संधि कर लेते. There is no good in a war, no law and profit, let alone happiness. सॉरी बीच में डिस्टर्बेंस हो गया था. शुरू करते हैं. यू विल हैप्पीली एंजॉय द अर्थ माई सन अलॉन्ग विद द वाइज एंड heroic पांडवास. देयर इज नो गुड इन अ वॉर एंड नो लॉ एंड प्रॉफिट लेट अलोन हैप्पीनेस नॉर इज देयर विक्ट्री इन द एंड. डोंट सेट योर माइंड ऑन वॉर. सलाह देती है उनको कि लड़ाई ना करो, इसमें कोई भी प्रॉफिट नहीं है, कोई हैप्पीनेस नहीं है, अकेला कोई खुश नहीं रह सकता है. तो अपने दिमाग से इस युद्ध को निकाल दो. लेकिन दुर्योधन ने अपनी माँ की एडवाइस नहीं सुनी और आखिर में उसने युद्ध किया और जैसे ही अधर्म की तरफ थे वो हार गए, पांडवस जीते. अब बैटल सीन जो ज्यादातर जगह पर यह दिखाया जाता है. दिस इज अमंग्स द अर्लिएस्ट स्कल्पचर डिपिक्शंस ऑफ अ सीन फ्रॉम द महाभारत. अ टेराकोटा स्कल्पचर फ्रॉम द वॉल्स ऑफ अ टेम्पल इन अहिच्छत्र, उत्तर प्रदेश, 5th सेंचुरी सीई. 5th सेंचुरी का एक स्कल्पचर है उत्तर प्रदेश में. टेम्पल पहले के जो मंदिर थे नॉर्थ में तो अब रहे नहीं, टूट चुके हैं सारे मंदिर. साउथ में और सेंट्रल इंडिया में अभी भी पुराने मंदिर, बहुत पुराने, 2-3 हजार साल बिल्कुल पुराने पुराने मंदिर है. तो वहाँ के मंदिरों को आप देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल चीजें हैं उनको डिपिक्ट किया गया है जो पहले होता था, या फिर कहानियां जो थी पहले, सच्चाई जो थी, जिसको भी आप कुछ भी कह सकते हैं. तो ये उनमें से एक है. युद्ध हो रहा है, महाभारत का सीन है. ठीक है. तो इसमें से इस पार्ट में आपको अगर कुछ कंफ्यूजन होती है तो आप मुझे क्वेरीज हैं तो कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट में हम फिर दोबारा मिलेंगे. जाने से पहले प्लीज़ फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, लाइक शेयर ज़रूर कीजिए वीडियोस को. जिन्हें हिस्ट्री के इन नोट्स की ज़रूरत है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, उनकी भी हेल्प कीजिए. लॉकडाउन में वो भी पढ़ सकते हैं घर बैठे. और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किया है. बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए, क्योंकि मैं कॉन्टिन्यूस नहीं बना पाती हूँ, गैप आ जाता है बीच में. और मुझे सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में. आज के लिए इतना ही. टाटा बाय बाय.